नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास संघर्ष का मुद्दा उठा। यूरोपीय नेताओं समेत अमेरिकी विदेश मंत्री का रूस के खिलाफ यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता देने पर जोर। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम का किया आह्वान। यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष हुआ तेज। रूस ने खार्किव और ओडिशा को बनाया निशाना। हमले में कई लोग घायल। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में रूस के सैन्य लाभ को छीनना असंभव। यूरोपीय आयोग प्रमुख ने यूक्रेन को वित्तीय सहायता मिलने की जताई उम्मीद। इजराइल हमास संघर्ष के बीच राहत की खबर। गाजा में मानवीय व चिकित्सा सहायता भेजने को लेकर दोनों पक्षों के बीच समझौता। इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई की तेज। अभी भी विस्थापित लोग मदद की तलाश में। बलूचिस्तान में एक आतंकी समूह पर ईरानी एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुलाया। ईरानी राजदूत को भी किया निष्कासित। उच्च स्तरीय बैठकों को भी किया रद्द। ईरान को गंभीर परिणामों की दी चेतावनी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की देश में कई सुधारों की घोषणा। स्वास्थ्य देखभाल, स्कूली शिक्षा समेत बच्चों की देखभाल पर दिया जोर। मैक्रों ने कर कटौती समेत फ्रांस में सस्ती बिजली दिलाने का भी किया वादा। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही है। यूरोपीय नेताओं ने विश्व आर्थिक मंच में यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के महत्व पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दावोस में संघर्ष के लिए जिम्मेदार देशों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रौंद रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी है। दुनिया भर के दिग्गज नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में खास तौर पर दुनिया भर के नेता रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूरोपीय नेताओं ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के महत्व पर चर्चा की। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा, हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा समेत अन्य नेताओं ने जोर देते हुए कहा कि यूरोप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखना चाहिए। इस समय हम यूक्रेन का समर्थन करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करते हैं कि वह यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखे। हमें निश्चित रूप से यूक्रेन का समर्थन करना होगा और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि हंगरी आगे भी यूक्रेन का समर्थन करेगा। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी विश्व आर्थिक मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने गाजा में जारी संघर्ष को भीषण बताया और कहा कि एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की जरूरत है जो लोगों को वह दे दे जो वे चाहते हैं। इसके अलावा ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष को लेकर रूस की बातचीत में शामिल होने की इच्छा नहीं दिखती। गाजा में हम हर दिन जो देख रहे हैं वो दिल दहला देने वाला है। आप एक शासन, एक सरकार और शासन की एक संरचना के बारे में बात कर रहे हैं जो फिलिस्तीनी लोगों को वास्तव में चाहिए, जिसे इजरायली सरकार का भी सक्रिय सहयोग मिले। अब आपके सामने एक ऐसा रूस है जो कुल मिलाकर सैन्य रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, कूटनीतिक रूप से कमजोर है। यूरोप ने रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता खत्म कर दी है। यूक्रेनियन पहले से कहीं अधिक एकजुट हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दावोस में संघर्ष के लिए जिम्मेदार देशों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रौंद रहे हैं। गुटेरेस ने
गाजा में एक बार फिर से तत्काल मानवीय युद्ध विराम लागू करने का आग्रह किया है। हम देख रहे हैं कि कुछ देश हर कीमत पर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से लेकर सूडान और हाल ही में गाजा तक संघर्ष में शामिल पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं गाजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम के लिए अपना आह्वान दोहराता हूं। वहीं भारत की ओर से भी कई केंद्रीय मंत्री विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावोस में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं पर भारत के प्रभाव विषय पर उन्होंने कहा कि महामारी से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत ने काफी नीतिगत सुधार किए और अपनी आबादी को बचाने के लिए डिजिटल रूप से प्रदर्शन किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी दावोस में कई कार्यक्रमों का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे में सुधार पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत वैकल्पिक ईंधन पर सबसे अधिक बल दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को फरवरी में 2 साल पूरे हो जाएंगे। ये युद्ध पहले की तरह अभी भी भीषण बना हुआ है। दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। वहीं यूरोपियन संघ की ओर से लगातार यूक्रेन की और मदद के बयान सामने आ रहे हैं। फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। ऐसे में इस संघर्ष को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन ये कम होने की बजाय और तेज होता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के कई शहरों को रूस निशाना बनाने में लगा हुआ है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के केंद्र में एक आवासीय क्षेत्र पर 2 रूसी मिसाइलों के हमले में कम से कम 17 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अधिकारियों ने क्षेत्र में रूसी हमलों के कारण 2 दर्जन से अधिक गांवों के 3000 से अधिक निवासियों से जगह खाली करने की अपील की है। रूस ने बेलगोरोड क्षेत्र में S-300 रॉकेट लॉन्च किए। उनमें से 2 ने खार्किव के शहर पर हमला किया, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने कहा है कि रूस ने लगभग 3 घंटे तक ओडेसा और अन्य दक्षिणी क्षेत्रों को ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाना बनाया। सेना ने दावा किया है कि उसने 20 ड्रोन में से 19 को मार गिराया, जिसमें ड्रोन का मलबा आवासीय इमारतों पर गिरा, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा गैस पाइपलाइन और दर्जनों कारों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोग हमलों को लेकर अभी भी सदमे में हैं। हमारे घर का मेन गेट जल रहा था। मैं और मेरा पड़ोसी कपड़े उठाकर भागने लगे। जब हम बाहर थे तो मैंने अपने जूते और जैकेट पहन ली। हम बस बाहर खड़े थे, तभी ड्रोन का एक और मलबा हमारे पास आकर गिरा। परमात्मा का शुक्र है हमें कुछ नहीं हुआ, यह कहीं और टकराया। दूसरी तरफ दक्षिण रूसी शहर वोरोनिश में हवाई सुरक्षा द्वारा 5 कथित यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराए जाने के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। इन हमलों में 2 बच्चों के घायल होने की खबर है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच रिश्ते बीते साल से मजबूत हुए हैं। वहीं यूक्रेन से जारी संघर्ष के बीच पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को गहरा किया है। इसी कड़ी में उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चोए सोन ने मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन में जो सैन्य लाभ हासिल किया है उसे छीनना असंभव है। जहां तक बातचीत की प्रक्रिया का सवाल है, यह हमें उन लाभों से वंचित करने का प्रयास है जो हमने पिछले 1.5 वर्षों में हासिल किए हैं। अगर यह उसी तरह चलता रहा जैसा अभी है, अगर मौजूदा स्थिति जारी रहती है, तो यूक्रेन को एक अपूरणीय और बहुत गंभीर झटका लग सकता है। इस बीच यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेयर लेन ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संघ की संसद को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देश संयुक्त रूप से यूक्रेन को अधिक वित्तीय सहायता देने पर सहमत होंगे। पिछली यूरोपीय परिषद ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई है, लेकिन हमें पर्याप्त धन के साथ इस निर्णय का समर्थन करना चाहिए। हमने समर्थन के लिए अगले 4 वर्षों में यूक्रेन को स्थिर और पर्याप्त वित्त पोषण की गारंटी देने का प्रस्ताव दिया है। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा है कि यूरोपीय संघ को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए अपने पूरे संसाधनों को यूक्रेन भेजना सही नहीं।
उन्होंने यूक्रेन को 50 बिलियन यूरो की मदद देने को संघ की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। मुझे लगता है रूस के खिलाफ हमें यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद हमें इस तरह से करनी होगी कि जिससे यूरोपीय संघ के बजट को नुकसान ना पहुंचे। यूरोपीय संघ के बजट से 50 अरब यूरो देना इसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन है। गौरतलब है कि इतने समय में भी ये संघर्ष खत्म नहीं हो पाया है। रूसी सेना ने यूक्रेन में काफी कहर बरपाया है और इस संघर्ष की वजह से यूक्रेन को जान माल का भारी नुकसान हुआ है, जबकि रूस और उसकी सेना को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अगली खबर फ्रांस से है। फ्रांस में पिछले दिनों राष्ट्रपति मैक्रों की लोकप्रियता में कुछ गिरावट देखी गई, तो राष्ट्रपति विश्वास बहाली के लिए प्रयासरत देखे जा रहे हैं। एक बड़े संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने देश में अनेक सुधारों पर बल दिया। सुधार के मुद्दों में स्वास्थ्य देखभाल की लागत से लेकर स्कूली शिक्षा तक शामिल रहे। मैक्रों ने मध्यम वर्ग के लिए कर कटौती की योजना की भी घोषणा की। देश में घटती लोकप्रियता और जनता के बीच बढ़ते अविश्वास के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फिर से विश्वास बहाली के लिए लगातार प्रयासरत हैं। एक बड़े संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने देश में अनेक सुधारों पर बल दिया। मैक्रों ने कहा कि वर्तमान में दुनिया युद्धों के साथ साथ अन्य संकटों से जूझ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे पास सफल होने के सभी गुण मौजूद हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे आज की तुलना में कल बेहतर जीवन जिएंगे। दुनिया में उथल पुथल के बीच फ्रांस मजबूत होगा यदि हम सब एकजुट हों। कक्षाओं में, सड़कों पर, सार्वजनिक परिवहन में और दुकानों में हम अपने मूल्यों, एक समान संस्कृति, सम्मान की भावना को साझा करना फिर से सीखें। मुझे विश्वास है कि हमारे पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी संपत्तियां हैं। हमारे बच्चे आज की तुलना में भविष्य में बेहतर जीवन जिएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिन सुधारों पर बल दिया उनमें स्वास्थ्य देखभाल की लागत से लेकर स्कूली शिक्षा तक, बच्चे स्क्रीन पर कितना समय बिताते हैं और फ्रांस की जन्म दर को कैसे बढ़ाया जाए जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इसके अलावा मैक्रों ने फ्रांस के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की और जनता के दैनिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर गहराई से विचार किया। यह लोकप्रिय फ्रांस है, मध्यम वर्ग का फ्रांस है। अधिक उत्पादन करें, अधिक नवाचार करें, तेजी से आगे बढ़ें। पितृत्व अवकाश के विस्तार के बाद मैं वास्तव में एक नया बाल देखभाल अवकाश स्थापित करने में विश्वास करता हूं। मैक्रों ने मध्यम वर्ग के लिए कर कटौती की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों की तुलना में फ्रांस में बिजली काफी सस्ती मुहैया कराई जाएगी। अपने दूसरे और आखिरी राष्ट्रपति कार्यकाल में मैक्रों संसद में बहुमत न होने के कारण कमजोर हो गए हैं। हाल के जनमत सर्वेक्षणों से पता चला है कि फ्रांसीसियों के बीच शीर्ष चिंताओं में बढ़ती कीमतें, संघर्षरत स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियां और सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मेरे शेर तैयार है ना? हाँ, चल आजा मेरे शेर, आजा। क्या सिखाया था मैंने? क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द पे ने कंडोम मार दिया। शाबाश। और मैंने क्या सिखाया था? क्या होती है छिछोरों की निशानी? कि पहले साल में बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं, याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरात। सही बात। देखिए, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना? ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल चल चल। अच्छा सुनना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। शर्मा गया। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर
बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच एक राहत की खबर आई है। कतर और फ्रांस दोनों पक्षों के बीच एक समझौता कराने में कामयाब रहे हैं। इसका फायदा गाजा वासियों को मिलेगा। इस बीच इजरायली सेना ने उत्तरी और दक्षिण गाजा में आतंकी गुट हमास के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को आज 103 दिन हो गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ तेज होते संघर्ष के बीच आज गाजा वासियों के लिए राहत की खबर आई है। कतर और फ्रांस दोनों पक्षों के बीच एक समझौता कराने में कामयाब रहे हैं, जिसके तहत इजराइल गाजा में मानवीय व चिकित्सा सहायता भेजने के लिए रास्ता देगा। इसके बदले में हमास 45 इजरायली बंधकों तक तत्काल दवा पहुंचाने देगा। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि हम हमास के कब्जे में फंसे बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए प्रयासरत हैं। हमने गाजा पट्टी पर खाद्य राशन गिराने के लिए जॉर्डनियों के साथ एक ऑपरेशन चलाया और हमने कतर के साथ कार्रवाई शुरू कर दी। गाजा पट्टी पर दवाएं पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। हम सभी साझेदारों के साथ ऐसा करना जारी रखेंगे जो इस मानवीय कार्रवाई में हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही बंधकों को सुरक्षित वापसी होगी। वहीं इजरायली सेना ने उत्तरी और दक्षिण गाजा में आतंकी गुट हमास के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया है। हवाई और जमीनी हमलों द्वारा हमास के आतंकवादियों समेत उसके बुनियादी ढांचे को लगातार इजरायली सेना निशाना बना रही है। इस बीच इजराइल ने खान यूनिस और वेस्ट बैंक में जमीनी और ड्रोन हमले किए, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने वेस्ट बैंक के बाल्ता कैंप में आतंकवादी सेल को खत्म कर दिया है। अब तक हम गाजा पट्टी में काफी अंदर हैं। हम आतंकी सुरंगों का पता लगा रहे हैं। पहली सुरंग जहां से सब कुछ शुरू हुआ, हम यहां जो देख रहे हैं वो 15 मीटर गहरी सुरंग सॉफ्ट है, जो कंक्रीट और सीढ़ी से बनी है। हमास के आतंकी इसका इस्तेमाल करते थे। उधर राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा में मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र गाजा मानवीय राहत समन्वयक सिग्रिड काग ने मिस्र में मानवीय मदद के लिए भेजे जा रहे ट्रकों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों के लिए और ज्यादा सहायता की जरूरत है। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ ताकि देख सकूँ कि हम सहायता के सभी क्षेत्रों को कैसे सुविधाजनक बना सकते हैं, तेज कर सकते हैं, जो गाजा में नागरिकों के लिए अत्यंत गंभीर मानवीय परिस्थितियों को देखते हुए बहुत जरूरी है। पिछले साल 7 अक्टूबर से शुरू हुए संघर्ष के कारण लाखों गाजावासी भोजन, पानी, दवा और अन्य बुनियादी जरूरी चीजों के लिए तरस रहे हैं। ये लोग जीवन बचाने के साथ इन चीजों को लेकर भी जूझने को मजबूर हैं।
हमें खाने के लिए केवल थोड़ी दाल ही मिल रही है, जो सबके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा हमें कोई और भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन की कमी के कारण हम बीमार पड़ रहे हैं। परिवार में 7 लोग हैं, लेकिन भोजन 2 लोगों के लिए ही मिल पाता है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष की सबसे ज्यादा मार गाजा के लोगों पर पड़ रही है। जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, तो वहीं जिंदगी बचाने के लिए हर नए दिन के साथ संघर्ष करते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरानी एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया है। इस हमले के बाद ईरान और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने बुधवार को ईरानी राजदूत को अपने देश से निष्कासित कर दिया। साथ ही तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। बता दें कि ईरान ने मंगलवार की देर रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक आतंकवादी समूह के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने साथ ही ईरान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। तो पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की। ईरान ने एक आतंकी समूह के खिलाफ ये एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने ईरान को इसके बाद कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को निष्कासित किया है। पाकिस्तान ने तेहरान से अपने राजदूत को वापस भी बुला लिया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। चीन में घट रही आबादी चिंता का विषय बनी हुई है। लगातार दूसरे साल चीन की आबादी कम हुई है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के कारण चीन में युवा शादी करने से बच रहे हैं। इसी कारण चीन की आबादी लगातार कम हो रही है। इस सब के बीच जन्म दर बढ़ाने के लिए चीन सरकार कई प्रोत्साहन योजनाएं भी चला रही है। ये खबर देखिए। अर्थव्यवस्था में कमी के बीच चीन के सामने अब जनसांख्यिकी में आ रही गिरावट को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। बुधवार को चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से ये बात सामने आई है कि 2023 में चीन की आबादी लगातार दूसरे साल कम हुई है। चीन में साल 2023 में आबादी में 20 लाख से अधिक की गिरावट आई है और चीन की जनसंख्या 140.9 करोड़ रह गई है। चीन में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के कारण युवा शादी करने से बच रहे हैं, जिसके कारण भी देश की जन्म दर कम हो रही है। हम चीन में शादी की संस्कृति में बदलाव देख रहे हैं। यह बदलाव हमें भविष्य में किस ओर ले जाएगा? क्या ये घटती शादियों में और कमी लाएगा? क्या शादी करवाने के लिए सरकार द्वारा और प्रोत्साहन दिया जाएगा? लेकिन इससे परिवार की परिभाषा में बदलाव आ रहा है। घटती आबादी से चीन की सरकार भी चिंतित है। यही वजह है कि मई 2021 में चीन की सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए 3 बच्चों की नीति लागू करने का ऐलान किया था। चीन की सरकार ने अपने कई प्रांतों में जन्म दर बढ़ाने के लिए दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की हैं, ताकि लोग ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करें। हालांकि अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि इन प्रोत्साहन योजनाओं का खास फर्क नहीं पड़ा है। चीन में साल 2016 से जनसंख्या विकास दर कम हुई है, क्योंकि चीन में अब बच्चों को पालने, पढ़ाने लिखाने का खर्च बहुत बढ़ गया है। ऐसे में बढ़ते खर्च के चलते युवा जोड़े या तो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं या फिर शादी ही नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए शादी करना बहुत महंगा है, खासकर संघाई जैसे बड़े शहर में। अगर हम शादी कर भी लेते हैं तो हमें रहने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है और घर का होना निश्चित रूप से आवश्यक है। बहुत कम महिलाएं किसी पुरुष के साथ मकान किराए पर लेने और फिर शादी करने को तैयार होंगी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आबादी में गिरावट की समस्या से जूझ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले सालों में चीन में यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। देश में काम करने वाले लोगों की उम्र 16 से 59 साल के बीच है, जिसमें साल 2022 में 10.75 मिलियन की गिरावट आई है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। साल 2022 में 60 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या 16.93 मिलियन बढ़ गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है।
हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। नाइजीरिया के ओयो राज्य में स्थित एक निजी बिल्डिंग में विस्फोट हो गया। ओयो राज्य के गवर्नर ने बुधवार को बताया कि आवास में विस्फोटक रखा था, जिसमें ब्लास्ट हो गया और 2 लोगों की जान चली गई। विस्फोट में घायल हुए 77 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी चपेट में आने से कई घर भी तबाह हो गए। सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच से पता चला है कि एक मकान पर अवैध खनन करने वालों ने कब्जा कर रखा था और उन्होंने भारी मात्रा में विस्फोटकों को जमा किया था, जिसके कारण ये विस्फोट हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।